Hello, Chartered Accountants. Hope you all are doing good. Welcome to this amazing session of CA Inter Advanced Accounting Buyback of Securities Day 2. सबसे पहले जो है वो हमने कल जितनी भी चीज़ें पढ़ी उसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. कल वैसे हमने कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं पढ़ी थी. हमने मतलब अकाउंटिंग के रिलेटेड नहीं समझी थी. बाकी प्रैक्टिकल लाइफ में बायबैक कैसे काम करता है वो सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की थी. कुछ चीज़ें हमने लिखी थी, उसको जल्दी से रिवाइज करते हैं और फिर आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमने देखा था कि बायबैक करने के लिए आपको दो रिक्वायरमेंट्स चेक करनी होती है. वो एक होती है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट. पैसे कहाँ से लाओगे, क्योंकि पैसे देने हैं ना. बायबैक करोगे तो पैसे देने पड़ेंगे. तो या तो आप अपना बैंक बैलेंस यूज़ कर लो, या अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दो, या आप जो है प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दो, या आप डिबेंचर्स इशू कर दो. इन तरह से जो है वो आप पैसे ला सकते हो. उसके बाद ये तो चलो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट तो ठीक थी. लीगल रिक्वायरमेंट हमें सबसे ज़्यादा देखनी पड़ती है. उसमें 68 सबसेक्शन 2 की जो रिक्वायरमेंट्स है, वैसे तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स और भी है, बट वो सारी चीज़ें डिटेल आप लॉ सब्जेक्ट में पढ़ोगे. यहाँ पे मैंने सिर्फ वही कवर किया है जो हमें ज़रूरी है. तो सबसे पहले बायबैक जो है वो ऑथोराइज्ड होना चाहिए बाय आर्टिकल्स. बायबैक करने के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, लेकिन अगर आपका बायबैक का जो अमाउंट है वो 10% ऑफ, किसका 10%? तो पेड अप इक्विटी प्लस फ्री रिजर्व्स, इसका 10% तक अगर अमाउंट है या उससे कम है, तो फिर उस केस में आप बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके भी जो है वो बायबैक कर सकते हो. उसके बाद हमने पढ़ा था कि भाई सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर्स ही आप बायबैक कर सकते हो. मतलब अगर क्वेश्चन में आपको कहीं पे पार्टली पेड अप शेयर्स दिख जाए और क्वेश्चन बोल रहा है बायबैक करने के लिए, तो उस केस में पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ही जो है वो आप बायबैक कर सकते हो. उसके बाद हमने पढ़ा था कि भाई आपने एक बार बायबैक कर लिया, फिर एक साल तक आप जो है वो बायबैक नहीं कर सकते. एक साल के कूलिंग पीरियड के बाद ही आप जो है वो दूसरा बायबैक कर सकते हो. उसके बाद हमने एक और पॉइंट पढ़ा था कि जिस दिन भी आपने स्पेशल रिजोल्यूशन या बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया है, रिजोल्यूशन पास होने के दिन से लेके 12 महीने के अंदर अंदर आपका बायबैक का पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए. इतनी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी. फिर हम आए थे 68 सबसेक्शन 1 पे. इसके सिर्फ हमने नोट्स लिखे थे, कुछ पढ़ा नहीं था. आज जो है वो 68 सबसेक्शन 1 हम अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत ये इंपॉर्टेंट चीज़ भी है. बायबैक कैन बी मेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम प्रोसीड्स ऑफ एनी शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज. पहली बात, कुछ टर्म्स में आपको समझा देता हूँ कि भाई फ्री रिजर्व्स में क्या क्या चीज़ें आती है. पहले तो फ्री रिजर्व्स होते क्या है. फ्री रिजर्व्स मतलब ऐसे रिजर्व्स विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड. अगर मैं यहाँ पे उसके कुछ एग्जांपल्स लिख दूँ तो क्या क्या आएगा. एक P&L अकाउंट, दूसरा जनरल रिजर्व, तीसरा, अब देखो एक रेवेन्यू रिजर्व जो होता है उसमें सारे ही आपके टाइप के फ्री रिजर्व्स आ जाते हैं. जनरल रिजर्व एक स्पेसिफिक रिजर्व है, बट अगर मैं वर्ड रेवेन्यू रिजर्व यूज कर रहा हूं तो उसमें अलग अलग टाइप के आपके जितने भी फ्री रिजर्व्स है वो सारे उसमें आ जाते हैं. तो जनरल रिजर्व की जगह पे कभी कभी रेवेन्यू रिजर्व भी वर्ड यूज कर सकते हैं. उसके बाद एक आता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व. अभी डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व क्या होता है. डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व मतलब ये, अगर कंपनी को अपना डिविडेंड का ट्रेंड मेंटेन करना है. कुछ कंपनीज ऐसी होती है कि जिनको जो है वो अपना डिविडेंड का ट्रेंड मेंटेन करना होता है. मतलब हम जो है वो हर साल अपने इन्वेस्टर्स को 5% डिविडेंड देते हैं. ऐसा कंपनी हर साल करती है. अब जरूरी तो नहीं है ना कि भी हर साल प्रॉफिट का जो पोर्शन होगा वो सेम ही होगा, बट उनको तो डिविडेंड का ट्रेंड मेंटेन करना है. तो कभी प्रॉफिट कम हो तो उस केस में वो लोग अपना डिविडेंड का ट्रेंड मेंटेन कर पाए, इसलिए ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व वो यूज करते हैं. फिर उसके बाद इतने ही मेनली जो है वो आपके फ्री रिजर्व्स होते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद हमने एक और चीज भी पढ़ी थी. फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक सिक्योरिटीज प्रीमियम इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फ्री रिजर्व. अभी सिर्फ मैं अभी रीड आउट कर रहा हूं, हमने अभी तक कंसेप्ट चालू नहीं किया, तो ऐसा टेंशन मत लेना क्या बोल रहे हो सर, कुछ पता नहीं चल रहा है. देखो लीगल रिक्वायरमेंट ऊपर जो हम चीज़ लिखी ना, उसका सार ये है, ये उसका सार है. अब कानून ने क्या बोला आपको, कानून ने ये बोला कि जितनी फेस वैल्यू, क्या लिखा हुआ है, फेस वैल्यू, जितनी फेस वैल्यू का आप
इक्विटी शेयर्स का बायबैक कर रहे हो उतनी ही फेस वैल्यू का, यहां पे इक्वल टू है, उतनी ही फेस वैल्यू का या तो आपको प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर देना है, एक ऑप्शन आपके पास ये है। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, और है दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं करना चाहते तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि भी आप फ्री रिजर्व्स में से अमाउंट ट्रांसफर कर दो किस चीज में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इन दोनों का ही क्या कर दो, कॉम्बिनेशन कर दो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर 1 लाख की फेस वैल्यू के इक्विटी शेयर्स बायबैक कर रहा हो तो फिर उस केस में मैं कॉम्बिनेशन किस तरह से कर सकता हूं, तो कोई भी कॉम्बिनेशन कर सकता हूं। लेट्स से भी मैंने 60,000 के जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिए और 40,000 का मैंने क्या कर दिया, CRR क्रिएट कर दिया, फ्री रिजर्व्स में अमाउंट ट्रांसफर करके CRR में डाल दिया। तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो। अब ये कानून ने बोल दिया कि आपको ये करना ही पड़ेगा। अब अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि सर ऐसा करने की क्यों जरूरत है, हमें तो इक्विटी शेयर्स बायबैक करने हैं, तो ये सारी मगजमारी करने की क्यों जरूरत है कि भाई प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया, फ्री रिजर्व्स में से अमाउंट ट्रांसफर CRR में किया, ये सब करने की क्यों जरूरत है सर? तो सिंपल उसका जो है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के ये चीज समझाऊंगा। ये सच लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हम रफ में ही कर रहे हैं, तो सिर्फ देखते जाना। अभी तो ऐसी बैलेंस शीट नहीं बनती है, बट हाल फिलहाल सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको एक ऐसे ही बैलेंस शीट बना के बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बैलेंस शीट है, ये आपका लायबिलिटीज, अमाउंट, सेट्स, अमाउंट, ये है बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट में आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही है, तो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रहा है 10 का, ठीक है। फिर आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस में एक दिख रहा है P&L का बैलेंस, ये चलो इसको 20 कर देते हैं, ये आपको दिख रहा है 30 का। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे आपको 10% डिबेंचर्स दिख रहे हैं, और ये 10% डिबेंचर्स जो है वो लेट से 20 के ये भी है, और यहाँ पे कुछ क्रेडिटर्स दिख रहे हैं 10 के। ये आपका टोटल जो है बन जाता है 50 और 30 80 रुपये। डेफिनेटली असेट साइड भी जो है वो टोटल यही रहा होगा। अब असेट साइड अगर आप देखोगे तो फिक्स्ड असेट आपका जो दिख रहा है वो आपका दिख रहा है 30 का, इन्वेंट्री जो आपका दिख रहा है वो आपका दिख रहा है 20 का, और कैश बैलेंस जो आपका दिख रहा है वो आपका दिख रहा है 30 का। इस तरह से जो है वो आपको बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है। अब अगर आप जो है, अच्छा, कंपनी जो है अगर लिक्विडेशन में जाती है, लिक्विडेशन मतलब क्या, कंपनी बंद हो रही है, अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो फिर उस केस में रूल्स बने हुए हैं, वाइंडिंग अप के रूल्स है कि कंपनी एक उनको प्रेफरेंस दिया गया है, कंपनी किसको पहले पहले जो है वो क्या करेगी, पेमेंट करेगी। तो डेफिनेटली अगर कंपनी की बैलेंस शीट में सिर्फ इतनी चीज़ें दिख रही है, इतनी चीज़ें अगर दिख रही है कंपनी की बैलेंस शीट में, तो कंपनी इन सब में से सबसे पहले जो पेमेंट करेगा वो किसको करेगा, 10% डिबेंचर्स एंड क्रेडिटर्स को पेमेंट करेगा। उसके बाद ही जो है वो टर्न आएगा किसका, इक्विटी शेयर वालों का, ठीक है। अब कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिटर्स दिख रहे हैं, कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट में डिबेंचर होल्डर्स दिख रहे हैं, और कंपनी क्या कर रही है, कंपनी बायबैक कर रही है। तो अगर बायबैक कर रही है कंपनी, तो इक्विटी शेयर्स को वो पहले रीपेमेंट कर रही है, तो इनको क्या है ना, डर लग गया। डर कैसे लग गया, इनको डर ये लग गया कि कंपनी अभी अपने
ये जो हमारी लायबिलिटीज है वो पे ऑफ नहीं कर रही है, उल्टा अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को जो है वो क्या कर रहे हैं, वो पैसा दे रहे हैं। अब अगर बायबैक करोगे तो डेफिनेटली आपको क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो ये लोग डर गए कि कंपनी में कुछ तो जोल नहीं है। वैसे तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से प्रेफरेंस ऑफ पेमेंट अगर हम देखने जाए तो पहले पैसा तो हमें देना चाहिए उनको, बट वो तो अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों पे पैसा लौटा रहे हैं। तो ये लोग गए भागते भागते एनसीएलटी के पास, भाई हमको डर लग रहा है कंपनी कुछ तो जोल करेगी, कल को जाके अगर कंपनी बंद हो गई तो कंपनी ने तो अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को तो क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, और अब कंपनी जो है वो क्या हो रही है, लिक्विडेशन में जा रही है। लिक्विडेशन के टाइम प्रेफरेंस इनका पहला होगा, लेकिन लिक्विडेशन से पहले ही अगर कंपनी ऐसा कर दे कि अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स से बायबैक करके उनको पैसा दे दे, तो गलत हो जाएगा ना इंसाफी है इनके साथ। पहला प्रेफरेंस ऑफ पेमेंट किसको मिलना चाहिए, इनको मिलना चाहिए। तो कल को जाके अगर ये बायबैक करके इसको 10 कर दे और यहाँ पे इसका कैश बैलेंस जो है वो 20 हो जाए, तो इनको डर ये है कि भी कल को जाके अगर हमको पैसा देना आया लिक्विडेशन के टाइम, इनको डिबेंचर होल्डर्स को इनको पैसा देना आया और कंपनी के पास कैश बैलेंस ही नहीं रहा, तो इस डर की वजह से कंपनीज एक्ट में जो है वो रूल्स बनाए गए। भाई तुमको ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में ये लायबिलिटीज दिख रही है, तुम इनको पे किए बिना अपने इक्विटी वालों पे पैसा लुटा रहे हो। अच्छा, ये चीज हम प्रेफरेंस वाले में भी समझते थे कि अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप बायबैक कर रहे हो या अगर आप रिडम्पशन कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर्स का, दोनों के लिए ये चीज एप्लीकेबल है। तो उसके लिए आपको जो है वो क्या करना पड़ता है, सपोर्ट क्रिएट करना पड़ता है। सपोर्ट कैसे, तो एक ऑप्शन कंपनी को क्या दिया गया कि भाई ठीक है, आपने जो यहां पे 20 के इक्विटी शेयर्स थे उसको बायबैक करके आपने 10 का कर दिया, यहां पे कैश बैलेंस 20 हो गया 30 से लेके, लेकिन सामने आपको क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अब सपोर्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो ये 3 तरीके आपको दिए गए हैं। पहला तरीका क्या, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। दूसरा तरीका क्या, फ्री रिजर्व्स में से अमाउंट ट्रांसफर कर दो किसमें, सीआरआर में। और तीसरा तरीका है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो पहला ऑप्शन आपके पास था इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो कंपनी को यह बोला गया कि अगर आप बायबैक कर रहे हो तो जितनी फेस वैल्यू का आप बायबैक कर रहे हो उतनी ही फेस वैल्यू का आप क्या कर दो, प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू कर दो। तो अगर कंपनी उतनी ही फेस वैल्यू का प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू कर रही है तो उस केस में पैसा आएगा। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। और कैपिटल बढ़ रहा है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो उस केस में यहाँ पे कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिख जाएगा 10 का, और ये जो कैश बैलेंस 20 हो गया था वो वापस कितना हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। तो अब इनका डर खत्म। भाई उनको हमने बोल दिया कि भाई तुम्हारा जो पोजीशन हमारा पहले था वही का वही पोजीशन अभी भी है, तो अब तुमको डरने की जरूरत नहीं है। तो एक तरीका सपोर्ट क्रिएट करने का ये है, इनका डर खत्म करने का एक तरीका ये है। कंपनीज एक्ट ने एक ये चीज बोले। लेकिन कंपनी अगर बोले कि भाई मुझे बायबैक करना है, मुझे और नए शेयर होल्डर्स नहीं खड़े करने हैं, क्या ये मगजमारी लगा के रखिए, मुझे नहीं, मेरे पास है बैंक बैलेंस, मुझे नए शेयर होल्डर्स खड़े नहीं करने हैं, तो उनको दूसरा ऑप्शन दिया गया। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया कि भाई उनको प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं करना है। रुको, इसको कॉपी करके बाजू में ले आते हैं। कंपनी के इक्विटी शेयर्स जो थे वो कितने थे, 20 थे। कंपनी का कैश बैलेंस 30 था, ठीक है। अब कंपनी क्या कर रही है, बायबैक कर रही है। बायबैक कर रही है तो उस केस में 10 का बायबैक कर रही है, तो अब उसके इक्विटी शेयर्स जो है वो 10 हो गए और उसका कैश बैलेंस जो है वो क्या हो गया, 20 हो गया। दूसरा ऑप्शन कंपनीज एक्ट ने क्या दिया आपको कि आप क्या करो, अपने
फ्री रिजर्व्स में से अमाउंट ट्रांसफर कर दो किस में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। अच्छा, तो अब कंपनी को क्या करना पड़ेगा, जितनी फेस वैल्यू का वो बायबैक कर रहा है, कितनी फेस वैल्यू का बायबैक किया उसने, 20 वाला था, अब 10 बायबैक कर लिया, तो 10 फेस वैल्यू का उन्होंने क्या किया, बायबैक किया। तो उनको पीएनएल अकाउंट से 10 रुपये ट्रांसफर कर देने पड़ेंगे किस चीज में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। तो उससे होगा ये तो उसका ये जो 30 का पीएनएल का बैलेंस था, उसमें से 10 रुपये जो है वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि सर इससे सपोर्ट कैसे क्रिएट हुआ, इस चीज से सपोर्ट कैसे क्रिएट हुआ, तो सिंपल चीज समझना, जब तक कोई अमाउंट फ्री रिजर्व्स में पड़ा है। अच्छा, हमने फ्री रिजर्व्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, क्या थी डेफिनेशन, हाँ, रिजर्व्स विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तो जो ऐसे रिजर्व्स है जिससे हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऐसे रिजर्व्स को हम फ्री रिजर्व्स बोलते हैं। तो अगर पैसा फ्री रिजर्व्स में पड़ा है तो कल को जाके इससे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है ना। लेकिन हमने क्या किया, पीएनएल में से पैसा ट्रांसफर कर दिया किसमें, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। मतलब उस रिजर्व को हमने ताला लगा दिया। अब अगर हमने कोई रिजर्व को ताला लगा दिया तो उस रिजर्व से हम जो है वो अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व एक स्पेशल रिजर्व है जिससे आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो इससे सपोर्ट इस तरह से क्रिएट हुआ कि हमारा जो फ्री रिजर्व था कल को जाके वो एज ए कैश डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो सकता था। कल को जाके अगर कंपनी चाहे तो इस पीएनएल अकाउंट में से कैश डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती थी, लेकिन हमने 10 रुपए तो कंपनी के अंदर ब्लॉक ही कर दिए। अब ये 10 रुपए कभी भी एज ए डिविडेंड कैश के रूप में कंपनी से बाहर नहीं जाएंगे। अच्छा, अगर डिविडेंड देना होता तो एंट्री क्या होती है, रिजर्व को हम डेबिट करते हैं, पीएनएल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और टू क्या कर देते हैं, कैश अकाउंट कर देते हैं। तो अगर डिविडेंड दे देते तो ये कैश चला जाता ना, बट क्योंकि मैंने अब अमाउंट ट्रांसफर कर दिया पीएनएल अकाउंट से सीआरआर में, तो अब मैं इस अमाउंट से 10 रुपए का अमाउंट से तो मैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकता, उतना मेरा कैश कंपनी से बाहर जाएगा ही नहीं। कितना, 10 रुपए जितना, समझिए। तो इस तरह से जो है वो सपोर्ट क्रिएट होता है। तो ये रीजन था ये रूल्स बनाने का कि अगर आप इक्विटी शेयर्स का बायबैक करते हो तो जितनी फेस वैल्यू की इक्विटी शेयर्स का आपने बायबैक किया उतनी ही फेस वैल्यू का या तो आपको प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने हैं, इधर भी मैं फेस वैल्यू ही वर्ड यूज कर रहा हूं, उतनी ही फेस वैल्यू का अगर आप ये नहीं करते हो तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप फ्री रिजर्व्स में से अमाउंट ट्रांसफर कर दो किस में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। और तीसरा ऑप्शन आपके पास रहता है कौन सा, आप कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी कर सकते हो। थोड़ा बहुत प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिए, उससे पैसे भी आ गए, और थोड़े बहुत आपने जो है वो फ्री रिजर्व से अमाउंट ट्रांसफर कर दिया किस में, सीआरआर में। लेकिन आपको हमेशा ये लीगल रिक्वायरमेंट जो है वो चेक करनी पड़ेगी ही पड़ेगी, समझे। एक नोट हमने लिखी थी कि सीआरआर कैन बी यूज्ड ओनली फॉर इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो होता है उसका सिर्फ और सिर्फ एक यूज होता है, उसके अलावा वो कहीं पे भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या कुछ लॉस राइट ऑफ करने के लिए कहीं पे भी वो यूज नहीं हो सकता। कौन, सीआरआर, उसका सिर्फ और सिर्फ एक यूज है, आप इससे फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इशू कर सकते हो। अच्छा, बोनस शेयर्स में भी दो टाइप होता था, अगर आपने फाउंडेशन थोड़ा बहुत याद हो आपको तो बोनस शेयर्स में भी दो टाइप होते थे, एक कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स इनटू फुल्ली पेड अप और एक इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स। दो टाइप के बोनस थे। मतलब क्या कि आपने पूरे ही नए शेयर्स मुफ्त में दे दिए, एक वो टाइप था बोनस का। दूसरा टाइप बोनस का क्या था कि भी 8 रुपए वाला शेयर है उसको आपने 10 रुपए में कन्वर्ट कर दिया, इश्यू ऑफ मतलब कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स इनटू फुल्ली पेड अप शेयर्स। ये दोनों तरह से हम बोनस दे सकते थे, लेकिन ये जो सीआरआर हम यूज कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के बोनस के लिए यूज कर सकते हैं, वो भी कौन से वाले, इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। इसी के लिए हम ये चीज यूज कर सकते थे, ठीक है। अब फाउंडेशन में हमने एक चैप्टर पढ़ा था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स,
उसमें भी हमने ये रूल देखा था कि जितनी फेस वैल्यू के आप प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करते हो, ऐसा हमने समझा था उसी टाइम। अगर आपको याद नहीं है तो मैं वापस याद करवा रहा हूं, तो सुन लेना ध्यान से। प्रेफरेंस शेयर्स के लिए भी हमने यही वर्ड समझा था, यही चीजें समझी थी कि जितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स आप रिडीम कर रहे हो, उतनी ही फेस वैल्यू के, अब क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स है तो उतनी ही फेस वैल्यू के यहाँ पे आपको इक्विटी शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे, या तो आपको फ्री रिजर्व में से अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा सीआरआर में, या आप कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कर सकते हो। तो अगर इधर प्रेफरेंस शेयर्स है तो यहाँ पे आपको जो है वो इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं, अगर इधर इक्विटी शेयर्स है तो यहाँ पे आपको जो है वो क्या इशू करने हैं, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने हैं। रूल दोनों के लिए वही है, और रीजन रीजन अगेन वही, जो डिवेंचर होल्डर्स है, जो क्रेडिटर्स है, उनको आपको सपोर्ट क्रिएट करके देना है, उनका डर हटाना है, उनको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि कंपनी कुछ जो है वो क्या कर रही है, झोल कर रही है, और हो सकता है इस तरह से झोल, समझे? ठीक है, अब एक चीज हम यहाँ पे ये पढ़ते हैं नई, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो फ्री रिजर्व नहीं माना जाता, और एक्चुअल में भी सिक्योरिटीज प्रीमियम फ्री रिजर्व नहीं है, उसकी कुछ 4-5 चीजें ही है, कुछ 4-5 चीजें लिस्ट है उसकी, उसी के लिए आप जो है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर सकते हो। ऐसे ही कहीं पे भी मजा आए वहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज नहीं कर सकते, लॉसेस कहीं पे भी ऐसे ही राइट ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज नहीं कर सकते, ये फ्री रिजर्व नहीं है, इससे आप डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ये स्पेशल रिजर्व है। लेकिन 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 इसमें स्पेशली सिक्योरिटीज प्रीमियम जो आप आता है तो जनरली वो इक्विटी शेयर्स इशू करके आता है। अब सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन के टाइम हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो फ्री रिजर्व नहीं माना जाता था, लेकिन स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक, ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक, सिक्योरिटीज प्रीमियम इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फ्री रिजर्व। तो बायबैक के प्रोविजंस में कहीं पे भी वर्ड फ्री रिजर्व्स आ रहा है, जैसे यहां पे हमने एक प्रोविजन पढ़ा था कि 10% ऑफ पेड अप इक्विटी प्लस फ्री रिजर्व्स, आगे भी हम एक 3 टेस्ट कंडीशन भी पढ़ेंगे, उन सब जगह जहां जहां फ्री रिजर्व वर्ड आ रहा है वहां वहां आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी जो है वो क्या मानना है, फ्री रिजर्व मानना है, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। वैसे तो ये फ्री रिजर्व नहीं है, इतनी चीज क्लियर हो गई सबको। अब ये जो चीज हमने पढ़ी इसको फिगर्स के साथ, अलग अलग एग्जांपल्स के साथ पूरा समझते हैं, फिर हम जो है वो अकाउंटिंग एंट्रीज पे जाएंगे, ठीक है? तो मैं 1 बाय 1 सारे एग्जांपल्स डिस्कस करता जाऊंगा। ये चीज रफ वर्क था तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मैं लिख देता हूं रफ। अब हम एग्जाम्पल जो है वो समझते हैं। अब जो भी चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको लिखनी, ये वाला पार्ट तो रफ वर्क था तो ये वाले लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहले फॉर्मेट क्या रहेगा, फॉर्मेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर, सिंपल आपका फॉर्मेट ये रहेगा, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स bought back less face value face value and paid up value of preference shares
ये माइनस करने के बाद जितना अमाउंट बचता है उसका आपको जो है वो क्या क्रिएट करना है, CRR का एक बार चलो फुल फॉर्म भी लिख ही देते हैं, कब से CRR बोले जा रहे हैं, एग्ज़ाम में तो पूरा फुल फॉर्म ही लिखना है। तो इतने का आपको जो है वो क्या करना है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना रहेगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। क्वेश्चन एक ही रहेगा, उसमें मल्टीपल केसेस हम जो है वो समझेंगे। सबसे पहला, $20,000 इक्विटी शेयर्स करना है, एक सेकेंड, ऑफ ₹10 ईच bought back at ₹25। 20,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए वाले आपने बायबैक किए, कितने रुपए में? 25 रुपए में। तो इससे आपको एक वर्ड समझ में आया, एक वर्ड हम समझेंगे, प्रीमियम ऑन बायबैक। जैसे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स था, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स था, वैसे बायबैक भी जो है वो आप क्या कर सकते हो, प्रीमियम पे कर सकते हो। मतलब शेयर की फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपए ही है, लेकिन आप बायबैक जो कर रहे हो किस पे कर रहे हो, 25 रुपए पे कर रहे हो। मतलब आपने 15 रुपए का क्या दिया, प्रीमियम दिया उनको। अच्छा, अगर आप प्रीमियम दे रहे हो तो वो आपके लिए फायदा या नुकसान है? आपके लिए नुकसान है वो। तो कंपनी के लिए ये जो एक्स्ट्रा 10 रुपए के ऊपर जो वो पैसा दे रहे हैं वो कंपनी के लिए क्या है, नुकसान है। और उस नुकसान को भी हमें क्या करना पड़ता है, राइट ऑफ करना पड़ता है। अभी के लिए सिर्फ बोल देता हूं कि ये जो नुकसान आपका हो रहा है प्रीमियम ऑन बायबैक वाला, वो नुकसान को भी आप जो है वो क्या करोगे, राइट ऑफ करोगे फ्री रिजर्व से। और अगर मैं यहाँ पे वर्ड बोल रहा हूँ फ्री रिजर्व्स, तो फ्री रिजर्व्स इंक्लूड सिक्योरिटीज प्रीमियम फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। ठीक है, तो ये प्रीमियम ऑन बायबैक राइट ऑफ करने वाला पार्ट जो है वो हम जनरल एंट्री सब लिखेंगे तब समझेंगे अच्छे से। बट अभी के लिए ऐसा समझ लो कि हमारा 20,000 इक्विटी शेयर्स हम बायबैक कर रहे हैं 10 रुपए वाले, कितने रुपए में बायबैक कर रहे हैं, 25 रुपए में। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CRR इन फॉलोइंग केसेस। अलग अलग केसेस हम देखते जाएंगे, उन सारे ही केसेस में हमें CRR का अमाउंट कैलकुलेट करना है। केस 1, पहला केस, इफ 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स of ₹100 each issued at par। फर्स्ट केस आपका क्वेश्चन क्या है, समझना ध्यान से। 20,000 इक्विटी शेयर्स। अच्छा, ये जो एग्जांपल हम समझ रहे हैं पूरे चैप्टर में बहुत काम आने वाला है, और ये जो ऊपर हमने कंसेप्ट समझा उसी को ही प्रैक्टिकली नंबर्स के साथ समझ रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट केसेस के साथ। तो बहुत ध्यान से ये पूरा एग्जाम्पल समझते जाना। हम इंडिविजुअल सारे केसेस लिख भी रहे हैं और समझते जाएंगे। ठीक है, हमारा फॉर्मेट हमेशा यही रहेगा। तो आप 20,000 इक्विटी शेयर्स बायबैक कर रहे हो, बट क्या हमने कहीं पे भी ऐसा वर्ड पढ़ा कि जितने का बायबैक कर रहे हो, पैसे तो कितने दे रहे हो आप, 20,000 इंटू 25 के हिसाब से आप जो है पैसे दे रहे हो, बट क्या आपको जो सपोर्ट क्रिएट करना है वो 20,000 इंटू 25 का क्रिएट करना है, ऐसा वर्ड हमने कहीं पे पढ़ा नहीं। हमने वर्ड क्या समझा, हमने वर्ड ये समझा कि जितनी फेस वैल्यू के
आप प्रीमियम पे बायबैक कर सकते हो, लेकिन जो आपको सपोर्ट क्रिएट करना है वो सिर्फ किसका करना है? फेस वैल्यू का करना है। जितनी फेस वैल्यू के आप जो है वो इक्विटी शेयर्स बायबैक कर रहे हो, भले ही प्रीमियम पे कर रहे हो, लेकिन आपको सपोर्ट फेस वैल्यू का क्रिएट करना है, तो जितनी फेस वैल्यू के इक्विटी शेयर्स आप बायबैक कर रहे हो उतनी ही फेस वैल्यू का आपको सपोर्ट क्रिएट करना है। अब यहाँ पे 20,000 इंटू 10, फेस वैल्यू तो 10 रुपए है, भले प्रीमियम पे कर रहे हो 15 रुपए के, फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो आपको सपोर्ट टोटल कितने का क्रिएट करना पड़ेगा? 2 लाख का जो है वो आपको सपोर्ट क्रिएट करना पड़ेगा, समझे? तो यहाँ पे हम फॉर्मेट में लिखते हैं, आंसर मैं यहाँ पे नीचे ही लिख रहा हूँ। फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बॉट बैक, ये भी समझ जाना, ठीक है? तो कितनी फेस वैल्यू का हमने बाय बैक किया? तो 20,000 इंटू 10, ये हो गया कितना? 2 लाख। उसमें से हमें माइनस करना होता है कितनी फेस वैल्यू के आपने प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो इशू किए। तो हमने कितनी फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए? 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए 100 रुपए वाले, तो पूरा पूरा 2 लाख हमने यहां से माइनस कर दिया। तो हमें सीआरआर कितना क्रिएट करना पड़ेगा जरा बताओ? 0। हमें कोई भी सीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हमने सीधा जो सपोर्ट क्रिएट कर दिया वो किससे क्रिएट कर दिया? प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके ही क्रिएट कर दिया, ठीक है? केस 2, if 1,500 preference shares of rupees 100 each issued at par, मेरे पास तो थोड़ी सी फैसिलिटी अवेलेबल है, आप लोग थोड़ा देख लेना। तो मैंने कितनी फेस वैल्यू के इक्विटी शेयर्स बायबैक किए? 2 लाख की फेस वैल्यू के किए। अब सामने मैं प्रेफरेंस शेयर्स कितने इशू कर रहा हूं? मैं प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो 1500 प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहा हूं 100 रुपए वाले। तो यहां पे 1500 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 1,50,000। सपोर्ट मुझे कितने का क्रिएट करना था? सपोर्ट मुझे जो क्रिएट करना था वो मुझे 2 लाख का सपोर्ट क्रिएट करना था। तो मैंने प्रेफरेंस शेयर्स कितने के इशू किए? सिर्फ 1.5 लाख के इशू किए। तो बाकी का मुझे क्या क्रिएट करना पड़ेगा? सीआरआर। कहां से क्रिएट होता है? फ्री रिजर्व्स में से आप अमाउंट ट्रांसफर करते हो किसमें? सीआरआर में। अब वो सारी एंट्रीज तो हम समझेंगे हाँ बाद में, अभी से फिगर्स के हिसाब से समझ रहे हैं कैलकुलेशंस। तो मुझे इस केस में 50,000 का जो है वो सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है? आ जाओ केस नंबर 3 पे। इफ 1,500 preference shares of rupees 100 each issued at 20% premium, इस बार प्रेफरेंस शेयर्स जो इशू हो रहे हैं वो किस पे हो रहे हैं? प्रीमियम पे। अब समझना यहां पे ध्यान से, हमने प्रेफरेंस शेयर्स कितने इशू किए? 1500। लेकिन ये 1500 प्रेफरेंस शेयर्स पे हमें पैसा कितना मिला?
20% प्रीमियम पे मिला। तो अगर हम कैलकुलेट करने जाए तो 1500 इंटू 120 कितना हो जाता है? 1,80,000 हो जाता है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं यहां पे 1,80,000 लिख दूं तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि हमें दोनों जगह पे जो सपोर्ट क्रिएट करना होता है वो फेस वैल्यू से ही क्रिएट करना होता है। आपने यहाँ पे, अच्छा इसको है ना इस तरह से लिखते हैं थोड़ा कट करके, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि यहाँ पे हम 1,80,000 लिख दे, क्योंकि हमें पैसे तो जो है वो कितने मिले हैं, 1,80,000 मिले हैं, प्रीमियम पे इशू किया, बट ये चीज़ आपकी गलत है। यहाँ पे आपको दोनों ही साइड, दोनों ही जगह पे क्या कंसिडर करना है, फेस वैल्यू ही कंसिडर करनी है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि भी हमें पैसे नहीं मिलेंगे 1,80,000, ऐसा है क्या? पैसे मिलेंगे। हमने 1500 प्रेफरेंस शेयर्स 20% प्रीमियम पे इशू किए, तो पैसे तो 1,80,000 ही मिलेंगे। लेकिन 1,80,000 में जो प्रीमियम आपको मिला है उससे लीगल रिक्वायरमेंट आपकी पूरी नहीं होती है। उससे आपका जो सपोर्ट क्रिएट करना होता है, लीगल रिक्वायरमेंट आपको 68 सबसेक्शन 1 की पूरी करनी होती है, वो इस 30,000 रुपीज के प्रीमियम से पूरी नहीं होती है। वो सिर्फ और सिर्फ किससे पूरी होती है? फेस वैल्यू से पूरी होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं केस नंबर 4 पे। इफ 1,500 preference shares of ₹100 each comma ₹80 paid up issued at par। अब बताओ सीआरआर कितना क्रिएट करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंसेस देखने जाए तो रुपीस क्या 100 रुपीज है, तो 1500 इंटू 100 अगर मैं करता हूँ तो वो हो जाता है 1.5 लाख का। तो वैसे देखने जाए तो यहाँ पे सीआरआर सिर्फ 50 का क्रिएट करना पड़ता, लेकिन इधर क्या लिखा हुआ है, 100 रुपए के प्रेफरेंसेस के सामने क्या 100 रुपए आ गए क्या उस टाइम पे? फ्यूचर में मंगवाओगे उसकी बात ही नहीं हो रही है, अभी आप बायबैक कर रहे हो, उस टाइम कितना पेड अप है। हमने यहाँ पे फॉर्मेट जो लिखा था उसमें फॉर्मेट में वर्ड क्या यूज किया है हमने, फेस वैल्यू एंड पेड अप वैल्यू ऑफ प्रेफरेंसेस। जो एक्चुअल में पैसे आ गए हैं वही कंसिडर किया जाएगा कि भैया आपने सपोर्ट क्रिएट किया, कल को जाके आपने नहीं मंगवाए तो क्या। तो बायबैक के टाइम पे आपने प्रेफरेंसेस इशू किए और उस टाइम पे जो पेड अप वैल्यू है उसी से ही सपोर्ट क्रिएट होगा। पेड अप वैल्यू यहां पे कितनी है, 1500 इंटू 80 कितना हो जाता है, 1,20,000। तो बाकी के लिए आपको 80,000 का क्या क्रिएट करना पड़ेगा, सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ? अब लिख लो, समझे ये बात सब लोग। उसके बाद केस नंबर 5, if 1,000 preference shares of ₹100 and 1,000 debentures of ₹100 each issued at par। अगर आप
1000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 1000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, ये आप इशू करते हो एट पार पे, तो उस केस में आपको CRR कुछ भी क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? हाँ के ना बोला? पड़ेगी? नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी? आप हाँ बोल रहे हो, आप ना बोल रहे हो, आप ना बोल रहे हो। देखो कर लेते कर लेते। आपने बायबैक कितनी वैल्यू का किया? 2 लाख का किया, ठीक है। उसके सामने 1000 इंटू 100, 1 लाख के प्रेफरेंसेस इशू कर दिए, और 1000 इंटू 100, 1 लाख के डिबेंचर्स इशू कर दिए। हमने ऊपर कहीं भी ऐसा पढ़ा था कि डिबेंचर्स इशू करने से लीगल रिक्वायरमेंट पूरी होती है क्या? इधर कहीं पे ऐसी चीज लिखी क्या हमने? नहीं ना। उल्टा अगर हम डिबेंचर इशू करें तो और डर बढ़ा रहे उनका कि तुम अपना कैपिटल कम करके लायबिलिटी बढ़ा जा रहे हो। इक्विटी पे तो डिविडेंड दिया नहीं दिया क्या फर्क पड़ता है, डिबेंचर्स पे तो कंपलसरी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ऐसा कौन पागल होगा कि जो इक्विटी का बायबैक करके डिबेंचर्स इशू करके उसको सपोर्ट क्रिएट कर पाए? डिबेंचर्स इशू करके तो डर और बढ़ता है। बोले सर कंपनी ऐसा क्यों करेगी फिर? तो कंपनी, जैसे मैंने बोला, बायबैक करने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। सबसे मेन रीजन जो होता है वो अपने शेयर प्राइस को सपोर्ट करना, कि हम हमारी वैल्यूएशन ये मान रहे हैं, हम आपसे इतने में खरीद रहे हैं तो हमारी ये शेयर प्राइस है। दूसरे भी सारे रीजंस होते हैं कि भाई ईपीएस बढ़ जाएगा। ईपीएस कैसे बढ़ जाएगा वैसे? ईपीएस होता क्या है पहले तो वो बता दो। अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर एक पैरामीटर होता है। अभी आपको शायद इतना नहीं पता होगा, बट आपने एक शेयर में इन्वेस्ट किया तो एक शेयर के सामने आपकी अर्निंग कितनी होती है उसको अर्निंग पर शेयर बोलते हैं। वो कैसे कैलकुलेट होती है पता है? अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा, अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स यहां पे डिनोमिनेटर में कम कर दोगे, डेफिनेटली ये जो वैल्यू निकल के आएगी अर्निंग पर शेयर वो ज्यादा हो जाएगी। समझ रहे हो? डिनोमिनेटर कम किया तो वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वो बढ़ाने के लिए, एक अच्छा पैरामीटर दिखाने के लिए, ये करने के लिए भी जो है वो बायबैक करती है कंपनी। तो ये बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। हम मुद्दे की बात पे आते हैं। हमारी बात ये थी कि क्या डिवेंचर्स इशू करके सपोर्ट क्रिएट होता है? उल्टा डर और बढ़ जाता है। बोले तुम लायबिलिटी बढ़ा रहे हो, कैपिटल कम कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? तो ऐसा नहीं कर सकते। तो हमें सपोर्ट जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया वो सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके ही क्रिएट किया। मतलब हमारा यहाँ पे सपोर्ट सिर्फ 1000 इंटू 100 से ही क्रिएट हुआ, 1 लाख का। बाकी के लिए हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा? बाकी के लिए हमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ही क्रिएट करना पड़ेगा। क्लियर? इतनी सी बात। तो इतने केसेस समझ के हमने क्या कंक्लूजन निकाला? सबसे पहले केस में तो ठीक है, चलो कुछ नहीं था। सेकंड केस में हमने ये देखा कि भी जितना आपने प्रेफरेंशियल इशू कर दिया उसके अलावा का आपको सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। थर्ड केस में हमने एक नया टाइप ये देखा कि अगर आप प्रेफरेंशियल प्रीमियम पे इशू करते हो तो यहाँ पे 180 नहीं लोगे, यहाँ पे तो 150 लोगे। जो फेस वैल्यू है, दोनों साइड आपको फेस वैल्यू भी चेक करनी है। तीसरे केस में क्या देखा हमने कि आपको पेड अप वैल्यू ही लेना है। भले ही फेस वैल्यू ज़्यादा हो सकती है लेकिन यहाँ पे आपको क्या लेना है? पेड अप वैल्यू ही लेना है। और लास्ट केस में हमने ये देखा कि आप अगर डिबेंचर्स इशू करते हो तो उससे आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है, लीगल रिक्वायरमेंट इससे पूरी नहीं होगी। क्लियर? ये पूरा पॉइंट क्लियर? कोई भी डाउट इसमें? ठीक है। अब हम लिखेंगे हमारी प्यारी प्यारी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज डिस्कस भी करता जाऊंगा और साथ साथ में लिखते भी जाएंगे। एक बार लिखेंगे तो याद भी रह जाएगी।
सबसे पहला एक हमने लीगल रिक्वायरमेंट भी पढ़ी थी। क्या लीगल रिक्वायरमेंट पढ़ी थी? कि आपको पार्टी पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो फॉर मेकिंग अब ये एंट्री तो आप फाउंडेशन में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइनल कॉल, अगर फॉर एग्जांपल फाइनल कॉल मंगवाना बाकी है तो फाइनल कॉल का पैसा ड्यू करवाएंगे। फाइनल कॉल ड्यू करवाने की एंट्री क्या होती है? तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये फाइनल कॉल ड्यू करवाने की एंट्री होती है। दूसरी एंट्री हमारी होती है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल का पैसा आएगा तो पैसा आने की एंट्री क्या होती है? सिंपल, बैंक अकाउंट आप डेबिट करते हो टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कर देते हो। ये एंट्री तो एकदम सिंपल हो गई, ठीक है। दूसरा हेडिंग हमने एक चीज ऊपर बहुत पहले डिस्कस की थी कि भाई आप फंड रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट अपनी इन्वेस्टमेंट बेच के भी जो है वो पूरी कर सकते हो। तो अगर इन्वेस्टमेंट अगर आप बेच रहे हो तो इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री क्या होती है? क्या मिलता है इन्वेस्टमेंट बेच के? इन्वेस्टमेंट बेच के आपको मिलता है, देखिए एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट बेच के आपको क्या मिलता है? पैसा मिलता है। बैंक अकाउंट क्या करोगे? डेबिट करोगे। अब देखो जा क्या रहा है, जो असेट जा रहा है, जो असेट कम हो रहा है उसको आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट आप प्रॉफिट पे भी बेच सकते हो, इन्वेस्टमेंट आप लॉस पे भी बेच सकते हो। अच्छा, अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो पीएनएल अकाउंट को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और अगर लॉस होता है तो पीएनएल अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो अगर लॉस हुआ तो पीएनएल अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ लॉस। और अगर प्रॉफिट हुआ तो पीएनएल अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ प्रॉफिट। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट बेचने की आपकी एंट्री होती है, ठीक है। थर्ड एंट्री क्या होती है? हमने देखा हम प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने की एंट्री क्या होती है? तो सिंपल एंट्री, पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे वो हमेशा 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 हम किससे करते हैं? फेस वैल्यू से क्रेडिट करते हैं। लेकिन हमने ऐसा भी केस देखा कि आप प्रेफरेंस शेयर जो है वो प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हो। तो उस केस में हमें प्रीमियम मिल रहा है। तो अगर हमें प्रीमियम मिल रहा है तो उसके लिए हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका प्रीमियम अमाउंट से जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ये हो गई आपकी इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की। तो अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी तो हमने पहले वही एंट्रीज लिखी है जहां जहां से पैसा आ रहा है। तो एंट्रीज का सीक्वेंस, वैसे तो इंस्टीट्यूट कभी भी ऊपर नीचे कुछ भी लिखता रहता है सीक्वेंस, बट एटलीस्ट हम उतना तो सीक्वेंस मेंटेन कर सकते हैं कि पहले पैसा आएगा फिर ही पैसा पे करोगे ना।
पैसा आएगा ही नहीं तो बायबैक का पैसा पे कैसे करोगे? तो हमेशा पहले पैसा जहां जहां से आ रहा है उसकी एंट्री करो, उसके बाद जो है वो आप पेमेंट की एंट्री करोगे। ठीक है, तो इन 3 जगह से हमें पैसा आ गया। अब उसके बाद हमारा पैसा जा कहाँ रहा है? तो सबसे पहले और बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो बायबैक करने की हमें 2 एंट्री करनी पड़ती है। सबसे पहली एंट्री हम करते हैं अमाउंट ड्यू करवाने की एंट्री करते हैं। ड्यू करवाने की मतलब क्या कि कैपिटल मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको हमें पेबल टोटल कितना है वो हम ड्यू करवाने की एंट्री करते हैं। उसकी एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। यहां पे आप बायबैक अकाउंट भी लिख सकते हो या इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट भी लिख सकते हो। ये जो होगा वो आपका होगा फेस वैल्यू से, ये आप डेबिट करोगे जो प्रीमियम आप दे रहे हो एट द टाइम ऑफ बायबैक उससे। ठीक है, अब आपने ये पहली जो एंट्री की वो इक्विटी शेयर्स होल्डर को अमाउंट कितना पेएबल है, तो टोटल फेस वैल्यू का इतना पेएबल है, प्रीमियम का इतना पेएबल है, टोटल इतना पेएबल है, ये अमाउंट आपने ड्यू करवाया उसकी एंट्री आपने की। ठीक है, अब इनको पैसा भी तो देना पड़ेगा ना, बायबैक कर रहे हैं तो पैसा देंगे, तो ये जो लायबिलिटी थी वो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट आप डेबिट करोगे और इनको क्या देना है, पैसा, पैसा दे दोगे। फिर उसके बाद ये जो प्रीमियम, ये जो नुकसान हमने यहाँ पे डेबिट किया, ये नुकसान हम बुक्स ऑफ अकाउंट में, अच्छा अगर इसको मैंने डेबिट किया मतलब इसका डेबिट बैलेंस खड़ा रह गया, तो क्या नुकसान मैं एसेट साइड दिखाऊंगा इसको? नहीं ना, ये नुकसान को मुझे क्या करना पड़ता है, राइट ऑफ करना पड़ता है। नुकसान कहाँ से राइट ऑफ होगा, तो फ्री रिजर्व से आप राइट ऑफ कर सकते हो। अब ध्यान से सुनते जाना, ये जो प्रीमियम ऑन बायबैक है उसको आपको राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहला जो प्रेफरेंस देना है वो किसको देना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम को देना है, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम के और ज्यादा कुछ खास यूज नहीं है। तो जहां पे वो यूज कर पा रहे हैं पहले उसको यूज करो ना, पहले ही फ्री रिजर्व यूज कर लोगे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, और फ्री रिजर्व को तो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। तो इसलिए प्रीमियम ऑन बायबैक राइट ऑफ करने के लिए आप सबसे पहला जो प्रेफरेंस दोगे वो दोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम को। तो अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट दिख रहा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का आप डेबिट करोगे। उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो जनरल रिजर्व या पीएनएल अकाउंट को आप डेबिट कर सकते हो। उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो और कोई फ्री रिजर्व आपके पास हो, वैसे तो कभी आएगा नहीं, पर और कोई फ्री रिजर्व आपके पास हो तो उसको भी आप जो है वो यहाँ पे यूज कर सकते हो। और अल्टीमेटली आपको क्या करना है, ये जो प्रीमियम आपने डेबिट किया उसी को ही यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो टू प्रीमियम
ऑन बायबैक अकाउंट। ये आपका फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा, ठीक है। अब हमने प्रीमियम तो राइट ऑफ कर दिया, जो कब से हम इतने सारे एग्जाम्पल्स पढ़ के आए उसमें हमने देखा कि हमें लीगल रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करनी रहती है, ठीक है। अब लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आपको क्या करना होता है, एक तो आपके पास ऑप्शन होता है प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दो, और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या होता है, सीआरआर क्रिएट करने का। वो सीआरआर जो क्रिएट करना होता है उसकी एंट्री क्या होती है, तो आप फ्री रिजर्व्स में से अमाउंट ट्रांसफर करते हो, कहाँ पे, सीआरआर में। मतलब फ्री रिजर्व्स को आपको कम करना पड़ेगा। रिजर्व्स का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। कम करने के लिए क्या करोगे, डेबिट करोगे, और एक नया आपको रिजर्व जो है वो क्रिएट करना है, तो उसको क्रेडिट करने के लिए आप मतलब उसको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, ठीक है। तो एंट्री लिख देते हैं, अब यहां पे हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, कि फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक सिक्योरिटीज प्रीमियम इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फ्री रिजर्व। लेकिन इंस्टीट्यूट कभी भी जितने भी सम करते हैं उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज नहीं करता है फॉर क्रिएटिंग सीआरआर। तो सर क्या हम कर सकते हो उसको यूज, सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी इस पर्पस के लिए, सीआरआर क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हो, मैं ना नहीं बोल रहा हूं। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि इंस्टीट्यूट के आप जितने भी आंसर्स उठा के देखोगे उन कोई भी आंसर्स में उन्होंने सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज किया ही नहीं है सीआरआर क्रिएट करने के लिए। तो सर हमें क्या करना है वो बता दो। सिंपल जो इंस्टीट्यूट करता है, सबसे पहले जो है वो आपको जनरल रिजर्व को यूज करना है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट आप डेबिट हो जाएगा। पीएनएल भी कर सकते हो, उसमें ना नहीं है, मैं इंस्टीट्यूट जो कर रहा है उसको फॉलो करके आपको बता रहा हूं। उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो पीएनएल अकाउंट को भी यूज आप कर सकते हो। उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो अदर फ्री रिजर्व्स को आप जो है वो यूज करके क्या क्रिएट कर सकते हो, सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, इतनी जर्नल एंट्रीज जो है वो हमें समझनी रहती है। एक बार क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले फुल्ली पेड शेयर्स, सॉरी पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, फाइनल कॉल का पैसा मंगवाओगे। फाइनल कॉल का पैसा आ जाएगा, फिर पैसा जहां जहां से आ रहा है वो पहले मंगवा लो। इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा आ सकता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अगर फायदा हुआ तो पीएनएल अकाउंट का आप क्रेडिट कर दोगे, अगर नुकसान हुआ तो पीएनएल अकाउंट का आप डेबिट कर दोगे। फिर प्रेफरेंशियल इशू करने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, प्रेफरेंशियल कैपिटल को क्रेडिट कर दोगे। अगर प्रीमियम पे प्रेफरेंशियल इशू हुआ है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। अब ध्यान रखना, सिक्योरिटीज प्रीमियम एक अलग चीज है और प्रीमियम ऑन बायबैक एक अलग चीज है। ये आपके लिए फायदा है, ये आपके लिए नुकसान है, ठीक है। अब बायबैक करने की एंट्री जो है वो क्या करते हैं अपने, तो सबसे पहले अमाउंट ड्यू करवाओगे। ड्यू करवाओगे तो ड्यू करवाने की एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करोगे, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट आप डेबिट करोगे। अगर प्रीमियम पे बायबैक करते हो तो टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट, तो टोटल अमाउंट आपने एक लायबिलिटी में ट्रांसफर कर दी। अब इस लायबिलिटी को क्या कर दो, पे ऑफ कर दो पैसे दे के। फिर आपको क्या करना है, ये जो नुकसान आपने डेबिट करके रखा है इसको असेट साइड थोड़ी ना बताओगे, इसका डेबिट बैलेंस खड़ा रह गया तो इसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो ये क्लोज कहां से होगा, तो सबसे पहला प्रेफरेंस आपको देना है किसको, सिक्योरिटीज प्रीमियम को। उसके बाद जरूरत पड़े तो जनरल रिजर्व यूज कर दो, पीएनएल अकाउंट यूज कर दो, फ्री रिजर्व यूज कर दो, और ये अमाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आपको हर एक सम में ध्यान रखना है, लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करनी ही है। लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आप पहले जनरल रिजर्व यूज कर सकते हो, पीएनएल अकाउंट यूज कर सकते हो, दूसरा कोई फ्री रिजर्व है तो यूज कर सकते हो, और उससे सीआरआर क्रिएट कर सकते हो। इतनी ही एंट्रीज जो है वो हमें समझनी रहती है। तो आज हमने
डिटेल में पहले पूरा कंसेप्ट समझ लिया, फिर सारी ही जर्नल एंट्रीज समझ ली। अब हम इतने कैपेबल हो गए हैं कि हम जो है वो सम्स पे जा सकते हैं। जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर छोटे छोटे ही होंगे, फिर हम 2-2 घंटे के लेक्चर जो है वो कर देंगे। 1.5 से 2 घंटे का मैक्सिमम रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। तो आज के लेक्चर को मैं यहाँ पे ही रखता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी कोर्स की सारी डिटेल्स, लिंक, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।